नमस्कार साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 12 का आज वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। इसका टॉपिक था काम समय मजदूरी। ये सरल सा टॉपिक ही है। वैसे ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है। बी अकेले ने उस काम को 5 दिन में किया और वो काम छोड़कर चला गया। ए से इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए की कार्य क्षमता है 15 दिन में कार्य कर रहा है तो 1/15, और बी की कार्य क्षमता 10 दिन में कार्य कर रहा है तो 1/10। ये ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है। बी अकेला 5 दिन कार्य करता है तो बी की कार्य क्षमता 1/10 है, और यदि ये 5 दिन कार्य करता है तो 5 से गुणा करेंगे और इसका कार्य हो जाएगा 1/2। मतलब पूरा कार्य 10 दिन में कर सकता है तो 5 दिन में वो कितना कार्य करेगा? आधा कार्य कर लिया है बी ने। अब शेष ए को करना है और कार्य बचा है आधा कार्य ए करेगा, और इस आधे कार्य में ए को कितना समय लगेगा? एक पूरा कार्य 15 दिन में कर रहा है तो आधा कार्य में आधा समय लगेगा, उसको 7.5 दिन लगेंगे। तो आप इसको सीधा ही कर सकते हैं। बी अकेला 5 दिन में आधा कार्य करेगा और आधा कार्य ए करेगा तो इसको आधा समय लगेगा। पूरा कार्य 15 दिन में हो रहा है, आधा कार्य 7.5 दिन में होगा। 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं तो 25 आदमी और 15 लड़के, 10 आदमी हैं और उसके बराबर 18 लड़के हैं। 10 आदमियों के बराबर 18 लड़के कार्य कर रहे हैं। 25 आदमी और 15 लड़के कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों में से एक लेते हैं, लड़कों की कार्य क्षमता लेते हैं कि 18 लड़के हैं, किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। अब यही कार्य 25 आदमी कितने दिन करेंगे? तो 10 आदमी के बराबर 18 है तो 5 आदमी के बराबर हो जाएगा 9 लड़के। 10 के बराबर 18 है तो 2 का भाग देते तो आ जाएगा 5 आदमी के बराबर 9 लड़के होंगे। 25 के बराबर कितने होंगे? तो 5 से गुणा कर दो। 25 आदमी, इसको 5 गुणा किया तो इसको भी 5 गुणा करो, 45 लड़के हो जाएंगे। तो 45 लड़के हो जाएंगे। 25 आदमी की जगह 15 लड़के, ये 45 और 15 टोटल ये 60 लड़के हैं, और 60 लड़के उससे दुगुना कार्य है। पहले वाला कार्य 18 गुणा 15, दुगुना कार्य 2 से गुणा कर लो, और बराबर 60 आदमी लड़के कितने दिन में कर लेंगे? तो x दिन में। 60 का इधर भाग दे देते हैं। x बराबर 18 गुणा 15 गुणा 2, और इसमें भाग देंगे 60 का। 15 गुणा 2 30, 30 60 से घट जाएगा 2 बार, 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार। तो ये कितने दिनों में कर लेंगे? 9 दिन में कर लेंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 25 किसान एक खेत 60 दिनों में जोत सकते हैं तो कितने किसान वही खेत 20 दिनों में जोत लेंगे? तो 25 किसान 60 दिन में, और कितने किसान? तो x किसान कितने दिन में? 20 दिन में। वही खेत है, सेम कार्य है। 20 का उधर भाग दे देते हैं। 60 में जाएगा 3 बार, 3 का 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75। कितने दिनों में? 75 दिनों में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 75 दिनों में ये खेत जोत सकते हैं। अगला, ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य 5 दिन तक करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? ए एक कार्य करता है 20 दिन में, उसकी कार्य क्षमता 1/20, बी की कार्य क्षमता 1/40। दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता लस पाएगा 20 40 का 40, 20 का भाग जाएगा 2 बार, 40 का जाएगा 1 बार, 2 ने 1 3, 3/40। दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता होगी 3/40। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना कार्य करेंगे? 3/40 उनकी कार्य क्षमता। 5 दिन कार्य कर रहे हैं, 5 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, 40 से कट जाएगा 8 बार। 3/8 भाग ये कार्य कर लेंगे। आपको पूछा है कि इसके बाद में शेष कितना बचेगा? 3/8 हो गया, मतलब 8 में से 3 भाग हो चुके हैं, 8 में से 5 भाग बचे हुए, 3 हुए तो 5 बाकी, तो शेष कार्य कितना है? 5/8। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 5/8 कार्य होगा। ए, बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या होगी? तीनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में होगा? तो तीनों की कार्य क्षमता जोड़नी है। 1/10, 1/12 और 1/15, ये तीनों की कार्य क्षमता है। तीनों की कार्य क्षमता जोड़ लीजिए। 12, 15 और 10 का लसअ आएगा 60,
10 का भाग 6 बार, 12 का भाग 5 बार, 15 का भाग 4 बार। 6 4 10 और 5 15, 15/60, 15/60 से कट जाएगा, 15 चौके 60, 1/4, 1/4 का मतलब है कितने दिन है, ये 1/4 तो कार्य क्षमता है और समय कितना है तो 4 दिन, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 4 दिन में। कोई धनराशि 10% चक्रवर्ती वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपए हो जाती है, तो वो धनराशि कितनी है। मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर, दर है 10%, तो ये हो जाएगा 110/100 और इसकी पावर समय कितना है 3 वर्ष, ये कट जाएगा 6,655 बराबर x गुणा 11 का घन होता है 1331/10 का घन होता है 1000, 1000 का गुणा करके 1331 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 6,655 सॉरी, और इसके भाग में 1000 गुणा में 1331 का भाग देंगे और बराबर x, तो ये भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा 5 बार, 5 का 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, तो इसका मूलधन कितना है 5000 है। यदि किसी मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 24,200 और 26,620 रुपए, तो दर कितनी है। ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन है, ये तीसरे वर्ष का, और चक्रवर्ती ब्याज में ये होता है कि मिश्र धन पर ही ब्याज लगता है, अगले वर्ष का जो ब्याज है वो मिश्र धन पर लगता है, तो इस मिश्र धन पर कितना ब्याज लगा तब ये हुआ है, तो पहले आप इस मिश्र धन में से पहले वाले मिश्र धन को घटा लेंगे तो ब्याज आ जाएगा 24,200, इसमें से घटाएंगे तो ये 20, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, तो ये इसका ब्याज आएगा 2420 रुपए ब्याज आ रहा है, किस पर आ रहा है 24,200 पर आ रहा, तो सीधा सीधा 10% है, 24,200 पर 2420 ब्याज आ रहा है, 1 जीरो का अंतर है, मतलब 10% है, तो ये ब्याज की दर कितनी है 10% है, सीधा उत्तर लिख सकते हैं इसका। बाकी दर ज्ञात करने के सूत्र से कर सकते हैं, चक्रवर्ती ब्याज में ये कैलकुलेशन साधारण ब्याज से होती है और दर का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज 2420 गुणा 100 बटे मूलधन 24,200 गुणा समय है वो 1 वर्ष है, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 242 कट जाएगा और 1 जीरो का मतलब कितने परसेंट है 10, तो इसमें दर कितनी है 10%। एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज पर 1.331 गुणा हो जाती है, तो ब्याज की दर ये 1331 होता है, 1331 11 का घन 10% में ही आता है, तो इसका सीधा उत्तर लिख सकते हैं कि इसका उत्तर कितना आएगा 10 आएगा, ये 10% है, 1331 11 का घन होता है, 11/10 लिखते हैं, तो 10 पे 11 मतलब 1 ब्याज आता है, 10 पर 1 आता है तो कितने परसेंट होगा 100% होगा, इसको आप सीधा बिना कैलकुलेशन के लिख सकते हैं। बाकी आप यदि इसको मान लेते हैं कि मूलधन यदि 100 है और धन 1000 है, तो मिश्र धन इसका ये हो जाएगा, इसका 1000 का गुणा करेंगे 1.331 से 1331, ये मिश्र धन आ जाएगा, ये 1331/1000 और बराबर आपको दर ज्ञात करनी है 100 प्लस r/100, इसकी पावर कितनी है 3 है, 3 उधर जाएगा घनमूल होगा 1331 का 11, 1000 का 10, ये 100 प्लस r/100, जीरो कट जाएगा, 10 गुणा होगा 110 और 100 घट जाएंगे तो 10 बचेंगे, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सीधा दिख जाएगा 1331 आ रहा है, ये 11 का घन है और 10 से 11 होने का मतलब 10% इसकी दर है। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए, तो धनराशि कितनी, 3 वर्ष के अंतर का सूत्र है अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर गुणा 300 प्लस दर बटे 100, ये 3 वर्ष के अंतर का सूत्र है, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला ये, इसमें अंतर दिया हुआ मूलधन ज्ञात करना है, दर 10% है, ये 10/100, इसका स्क्वायर है 10/100 गुणा 310/100, तो 1 2 और 3, 3 तो जीरो कट जाएंगे, 31 उधर 31 से कट जाएगा और 1000 उधर जाएगा, तो x बराबर सीधा सीधा कितना आ जाएगा 1000, 31 कट गया 1000 बच गया, तो इसका मूलधन कितना है 1000 रुपए है। अगला
7300 पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर। अब 2 वर्ष का अंतर पूछा, अंतर का सूत्र है 2 वर्ष के लिए अंतर बराबर मूलधन, मूलधन है 7300 गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर, दर 6 है 6/100 गुणा 6/100, ये दर बटे 100 का स्क्वायर तय होता है 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष वाले में एक 300 प्लस होता है, 2 वर्ष में तय होता है। अब इसको हल करना है, ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हल करने की बजाय 6 गुणा 6 36, 36 में इकाई अंक आएगा 6 और उसका 3 से करेंगे तो 18, इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा, इसमें इकाई अंक 8, ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का, गुणा करके देख लीजिए यही आएगा। इकाई अंक से हल कर सकते हैं आप इसको सीधा, इकाई अंक 8 आना चाहिए, बाकी में 8 है नहीं, इसमें ही है, यही है, 2 अंक छोड़ के दशमलव आएगा क्योंकि भाग में 100 है, तो ये 2628 होगा, 73 का 36 से गुणा 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, कई बार यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, प्रश्न का उत्तर सीधा आ जाता है। यदि चावल को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी। 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% हानि होती है। 10% हानि का मतलब विक्रय मूल्य हो गया 90%, और 90% विक्रय मूल्य का मान कितना है 54 है। 20% लाभ का विक्रय मूल्य होगा 120%, और 120% का मान कितना होगा याद करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 54 में भाग देना 90 का और गुणा करना है 120 से। 90 भाग में आएगा 120 गुणा में, जीरो कट जाएगा, 9 54 से कट जाएगा 6 बार, 12 का 6 से गुणा 72। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 72 उत्तर आएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपए, यदि हानि प्रतिशत 33 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 5800 है, 33% हानि, तो 33% ज्ञात करके घटा लीजिए, या फिर शेष बचे को उसके अनुसार 33 यदि हानि काट देते हैं तो शेष बचेगा वो 67 और बटे 100, ऐसे भी कर सकते हैं। 5800 गुणा 33 काट दिया 67, ये 2 जीरो, और अब वापस वही इकाई अंक से 8 का 7 से, 7 8 56, इकाई अंक 6 आएगा, इकाई अंक 6 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ये 3886 आएगा। गुणा करने की आवश्यकता नहीं, 2 जीरो काट दिए, इकाई अंक बाकी कोई आ रहा नहीं, 6 2 होते तो गुणा करते हैं, एक ही है, हो गया उत्तर यही आएगा, गुणा करके देखेंगे तो भी यही आएगा। अनिल ने 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ। 8 रुपए में 6 और फिर बेच रहा है 12 रुपए में 10। 8 रुपए में, रुपए पहले लिखने हैं, वस्तुएं बाद में लिखनी, खरीदने की फिर बेचने की, 12 10, इसका क्रॉस गुणा करके ऐसे हल कर सकते हैं। 8 का 10 से गुणा 80, 12 का 6 से गुणा 72, इसमें हानि होगी 80 से 72, 8 रुपए की हानि बटे 80 क्रय मूल्य गुणा 100, जीरो कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10% क्या होगी हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, इसमें लाभ या हानि क्या है, हानि है और 10% है। ये तरीका है खरीदने की स्थिति, रुपए पहले वस्तुएं बाद में, फिर रुपए पहले और वस्तुएं बाद में, पहला क्रॉस गुणा क्रय मूल्य और दूसरा क्रॉस गुणा विक्रय मूल्य होता है। ये 8 गुणा 10 80, 12 गुणा 6 72, 80 की वस्तु 72 में बेची, 8 रुपए की हानि बटे 80 गुणा 100। निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचने चाहिए। 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, 1 रुपए में 2 संतरे हैं 1 रुपए में खरीदे, और उतने ही संतरे उसने 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। 1 रुपए में 3, मान लीजिए कि 6 संतरे ये खरीदे और 6 ये खरीदे तो टोटल 12 हो जाएंगे, बराबर खरीदे 6 ये और 6 संतरे ये और 1 दर्जन है टोटल बेचना, 1 दर्जन बेचने के लिए 6 संतरे ये खरीदे और 6 ये खरीदे। अब ये 2 संतरे 1 रुपए में खरीद रहा है तो 6 संतरे कितने रुपए में खरीदेगा, 3 रुपए में खरीदेगा। 6 संतरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3, इधर 3 संतरे 1 रुपए में खरीद रहा है तो 6 संतरे कितने रुपए के हो जाएंगे 2 रुपए के। टोटल ये 1 दर्जन इसने कितने रुपए में खरीदा 5 रुपए में खरीदा, 6 6 ये 12 खरीदे टोटल और 5 रुपए में खरीदे, 5 रुपए में उसके 12 संतरे आ जाएंगे। अब 20% का लाभ कमाना है तो 120 बटा 100, जीरो कट जाएगा,
और 5 10 से 2 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार। तो उसे कितने रुपए में बेचने होंगे? 5 में खरीद रहा है, 20% लाभ के हिसाब से कितने में बेचना है? 6 में। 1 दर्जन बेचना है, 1 दर्जन ही लिया। 2 इसकी जगह 6 नहीं, 6 बराबर लेने, उतने ही है तो 6 ये 6 ये, 6 का कितना मूल्य हो जाएगा? इधर 6 का कितना मूल्य हो जाएगा? 5 रुपए हो रहे हैं टोटल। 20% लाभ के हिसाब से उसको 6 रुपए मिलने चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 12 वस्तुओं क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यह आसानी होता है। 12 का क्रय मूल्य बराबर 9 का विक्रय मूल्य। इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लेना होता है। क्रॉस में होता है क्रय मूल्य 9 और विक्रय मूल्य 12। तो क्रय मूल्य 9 और 12 मतलब 9 की वस्तु 12 में बेच रहे हैं, 3 रुपए का लाभ हुआ। 3 बटे क्रय मूल्य 9 गुणा 100। 3 9 से कटेगा 3 बार, 100 में 3 का भाग 33 सही 1/3%। तो इसमें लाभ होगा 33 सही 1/3% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी ये आपके इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो इसकी पेपर की कैलकुलेशन बहुत आसान थी और कुछ ट्रिक्स के आधार पर भी प्रश्न हो रहे थे, तो यह पेपर थोड़ा सा सरल भी था।